चलिए, अब हम जब वेबसाइट की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि अब हमारे पास जो चीज़ बच गई है उनमें से एक चीज़ तो है इमेज के वेबसाइट पर जो तस्वीर लगी होती हैं वो कैसे लगी होती हैं। फॉर एग्जांपल हम उसी वेबसाइट को खोल लेते हैं। पहले मैं यहाँ से तस्वीरें दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये जैसे इमेजेस लगे हुए हैं, अब ये इमेजेस हमने लगाने कैसे हैं, अभी ये वेबसाइट पे कैसे लगाने एक अलग इशू है। अभी तो हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि इमेजेस लगते कैसे हैं ताकि हमें इनके टैग का पता लग जाए। जैसे हमने ये समझा था कि भाई ये हेडिंग स्टाइल है, अगर ये हेडिंग स्टाइल है तो उसका टैग क्या है, अगर ये पैराग्राफ है तो इसका टैग क्या है, अगर ये बोल्ड है तो इसका टैग क्या है। ऐसे यही चीज़ें देखिए ना हमने सारी। अगर ये टाइटल है तो इसका टैग क्या है। जी सर, होगी ये बात। हाँ जी बात जी, यहाँ से चलेगी। अगर वो उन्हें मैंने अलग से बिठा कर क्यूरी कर दी सारी, ठीक है। उसके बाद लोगो, तो ये चीज़ें हम सीख चुके हुए हैं। अब हमारा रह गया इमेज। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि भाई इमेज लगता कैसे है। अब उससे पहले ज़रा नोटपैड प्लस प्लस की बात कर लें। मैंने आपसे कहा था ना कि अब आप आज से आपने प्लान करना है कि आपने क्या यूज़ करना है, नोटपैड प्लस प्लस। लिखा आ गया नोटपैड प्लस प्लस, ऐसे ही करना है जो मैंने लिखा है। गूगल पर जाएं, मैंने कहा गूगल पर जाओ और जो मैंने लिखा है यही आप कर दो। घर में जब जाना है अपने कंप्यूटर को ऑन करना है, लैपटॉप को, डेस्कटॉप को, जो भी डिवाइस आपके पास, ठीक है, उसको आप ऑन कीजिए और उस पर जाकर लिख दीजिए नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड और एंटर कर दें। ये आपको पहले मैं तरीका बता रहा हूँ, आपने इसे इंस्टॉल कैसे करना है। कर लिया हुआ है, वेरी गुड। आप लोग सबने कर लिया नोटपैड प्लस प्लस, सो ये सिंपल सा एक फ्री टूल है, इसको इंस्टॉल कर लो। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी एक दफ़ा सिस्टम रिस्टार्ट कर लेना बस, ठीक है। यहाँ पर जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर लिखिएगा नोटपैड। तो इस तरह में जैसे मेरे पास नज़र आ रहा है इसी तरह आपको भी नज़र आ जाएगा। ये ओपन करेंगे तो यहाँ से खुल जाएगा, ऐसे ही है ना। चलो गुड हो गया काम। फिर तो इसको मैं ज़रा 30 सेकंड कर दूँ। अब ये फाइल खुल गई है तो मैं इसी पे काम कर लेता हूँ। हाँ, अब हम अगली चीज़ क्या करने जा रहे हैं। अगली चीज़ हम करने जा रहे हैं, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है, ये H1 लिखा हुआ आ रहा है। चलिए इधर मैं आता हूँ, अब मैं देखता हूँ इमेज का टैग कैसे लगता है। ये सबके पास अब ये हो, अब नोटपैड नहीं खोलना, ठीक है। अब आज के बाद से सिंपल नोटपैड में काम नहीं करना बल्कि नोटपैड प्लस प्लस में आप लोगों ने काम करना है। अब अगला टैग जो है हमारे पास वो है IMG। लिखा मैंने IMG। अब आप देखें इसका फायदा, टैग्स आने शुरू हो गए ना, खुद ही लिस्ट भी शो करना शुरू कर दी उसने। मतलब ये इसका फायदा है, IMG स्पेस SRC। SRC का क्या मतलब होता है, सोर्स। अब देखिए जब मैं कह रहा हूँ इमेज लगाना है तो ये तो आपको कंफर्म हो गया ना कि भाई इमेज लगाना है तो इमेज चाहिए। अगर इमेज ही नहीं होगा तो इमेज कैसे लगेगा, तो सोर्स तो बताना पड़ेगा। बेटा मोबाइल ऑफ करो। मैंने पहले क्या लिखा, इमेज, IMG का टैग लगाया, फिर बताया SRC। इसका क्या मतलब है, यहाँ क्या बताऊंगा भाई कौन सा इमेज है, नाम क्या है उसका, इमेज का नाम बताना है। इमेज के फॉर्मेट्स क्या होते हैं ये सबको पता होने चाहिए भाई। JPG होता है, PNG होता है, GIF होता है, TIFF होता है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड हमने जिनकी बात करनी है ज्यादा, उनमें से एक JPG होगा और एक PNG होगा, जिसको हमने बहुत ज्यादा डिस्कस करना है। डबल कोट्स, यहाँ पर क्या आएगा, हाँ जी SRC। अब SRC मैंने क्या बताया, फाइल नहीं, यहाँ फेविकॉल खत्म, फेविकॉल हेड तक रखते हैं आपने, ठीक है। अब हम इमेज की बात कर रहे हैं, ये नहीं समझना इमेज फेविकॉल है, ठीक है। इमेज फेविकॉल में इमेज लगता है बस। अब इमेज के टैग का मतलब बॉडी में तस्वीर लगानी है, इसलिए मैंने आपको पहले ये दिखाया आउटपुट। ये यहाँ तस्वीर लगी है, ये तस्वीर लगी है, ये तस्वीर, ये तस्वीर, तस्वीरें। ये सारी तस्वीरें कौन से टैग से लग रही हैं, IMG के टैग से। इसका मतलब क्या, हर तस्वीर तो फाइल है ना, इसका मतलब फाइल भी कोई होनी चाहिए हमारे पास जिसको हम लगाने जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस फाइल का क्या नाम है। अभी फिलहाल मैंने कोई फाइल का डिस्कस नहीं किया आपसे, इसको मैं छोड़ दिया ऐसे ही, ठीक है। अभी मैं लिखता हूँ फाइल का नाम, क्योंकि पहले फाइल लेकर आते हैं ना कोई। अच्छा, IMG, उसके बाद क्या आता होता है, फाइल का नाम,
और कुछ नहीं करना तो इसे बंद कर दो भाई। चलो इतनी सी बात थी। लग गया? इमेज का टैग बंद करते हैं ना, H1 को नहीं बंद किया था, कैसे नहीं बंद किया हुआ, टैग को क्लोज नहीं कर रहे थे, क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। अब ये जो इमेज की सोर्स फाइल है ये कहाँ है, पहले तो ये देख लें। पहले काम करते हैं, इस फाइल को सेव करते हैं, फाइल सेव एज। चलो जी आपके लेक्चर में ही आ गए हम सीधे, यहाँ से आज का फोल्डर बनाते हैं। IMG, चलो जी इसका नाम मैंने रख लिया इमेज प्रैक्टिस। अच्छा एक और चीज़ अब यहाँ पर सीखें, वो क्या है, फाइल का नाम रखने का तरीका क्या होता है। फाइल का नाम आपने जब भी रखना है तो सबसे पहले तो सोचना है कि जो आपकी प्रोडक्ट है उसी तरह का नाम, जैसे हम कहेंगे ना कीवर्ड की तरह का नाम होना चाहिए, आपकी फाइल का नाम कीवर्ड जैसा होना चाहिए, और आपके नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। मतलब आप वर्ड में लेटर लिखते हो, स्पेस देते हो ना, स्पेस देते हैं ना हम लोग, मगर फाइल का नाम रखते हुए ये फाइल का नाम रखें, लेटर तो नहीं लिख रहे, डॉक्यूमेंट तो नहीं लिख रहे, ना ही वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, ये तो फाइल का नाम रख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको स्पेस यूज नहीं करनी है, स्पेस की जगह पर आपको यूज करना है हाइफन। ये यूज कर रहा हूं मैं हाइफन। देखिए एक तरीका तो ये था ना, यूं कर लेता मैं, ये आप समझोगे ये इलीगल कैरेक्टर है। आप जब फाइल का नाम रखो स्पेस बार देना इलीगल कैरेक्टर है जी। क्या लिखा मैंने, इमेज डैश प्रैक्टिस। मिसाल के तौर पर अगर मेरी फाइल का नाम होता कमर्शियल, सपोज कर रहा हूं मैं, डैश किचन डैश इक्विपमेंट। अब आपने देखा हर उस जगह पर जहां पर मैंने स्पेस देनी थी मैंने क्या यूज किया, हाइफन यानी कि डैश यूज किया। तो आपने स्पेस बार का कैरेक्टर फाइल का नाम रखते हुए पूरी की पूरी मैनेजमेंट में, चाहे एसईओ करें, चाहे वो इमेज है, चाहे वो HTML है, भाई किसी भी तरह की कोई फाइल है उसका जब नाम रखोगे तो बीच में स्पेस नहीं देना। अच्छा अब देखें अभी यहाँ पर डॉट HTML करने की भी जरूरत नहीं, क्या ख्याल है, नहीं ना, क्यों, बनी HTML रही है, खुद ब खुद ही HTML बन रही है ना, इसलिए हमने कहा था कि Notepad++। सेव कर ले, फाइल सेव हो, ठीक है। अभी तक उसमें इमेज कोई नहीं आया, नहीं आया ना, अब जरा उस फोल्डर में चलते हैं। DM कहाँ पर है आपका फोल्डर, ये आज की डेट है 11, ये फाइल बनाई है अभी मैंने, लेकिन अभी तस्वीर तो कोई नहीं है यहाँ पर। एक काम करें पहले यहाँ पर कोई इमेज भी ले आते हैं। अब मैं प्रैक्टिस करनी है ना भाई, आपने भी प्रैक्टिस करनी है, तो बेहतर तरीका क्या होगा, घर पे होगे तो इंटरनेट से कोई सी भी तस्वीर अपनी मर्जी से डाउनलोड करके सेव कर लेना इस जगह पे। सही, सेव करना भी बताया ना आपको मैंने, नेट से अगर आपको कोई तस्वीर चाहिए हो, जैसे मैं कहता हूँ हाँ भाई मुझे चाहिए एक कमर्शियल किचन इक्विपमेंट चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने ये लिख दिया, अदरवाइज मैं ये ना लिखता। इमेजेस पे आए भाई, जो तस्वीर अच्छी लग रही है कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जो भी तस्वीर अच्छी लग रही है, मुझे ये अच्छी लग रही है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इस पर राइट क्लिक किया, फिर क्या लिखा हुआ है, सेव इमेजेस। अब ये क्या है, फाइल का नाम आ रहा है, वहां ले जाऊं उसी फोल्डर में, आपके फोल्डर में ले आऊं ना, ये इसका नाम वैसे ही रख लें, ये तो गलत नाम है ना। मैंने कहा था ना नाम आपका प्रोडक्ट की तरह का होना चाहिए, अभी मैं टर्म प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे हम अगले टॉपिक पे जाएंगे मैं उसके लिए टर्म कीवर्ड इस्तेमाल करूँगा। तो हम कहते हैं भाई हमारा जो कीवर्ड है वो है कमर्शियल, ये लिख लिया मैंने नाम, लेकिन HTML तो नहीं है ना ये। अच्छा अब आप देखें ये वाली फाइल की टाइप क्या है, JPG फाइल है ये, आल फाइल तो नहीं ना करेंगे, JPG इमेज है, इमेज ही रहेगा, इमेज रखना है ना, अगर मैं आल करूंगा तो इमेज तो नहीं रहेगा ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसको इमेज ही रखें। चले एक मैंने ये रख लिया, एक काम और करते हैं, अब आगे मैं कहता हूँ, सबको पता लग गया ना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे PNG फॉर्मेट की फाइलें चाहिए, पहले कौन सी आएगी, खुद ही आ गई थी ना JPG, अब चेंज होगी, स्टाइल भी जरा आपको अच्छा लग रहा है, तस्वीरें जरा ग्राफिकली ज़्यादा बेहतर लग रही हैं उसकी निस्बत, ठीक है। चलो एक ये वाली ले लें, राइट क्लिक,
ये भी जेपीजी है। ओके, इसको देखो जरा, ये कौन सी? सेव एज, ये भी सेव जेपीजी आ रही है। PNG, अब देखें, भाई सारी जेपीजी चिमट गई हैं। पिंटरेस्ट पे चले जाएंगे, उधर वैसे वही होंगी। हालांकि नीचे वो कह रहा है कि PNG है। चलो अब आगे, इसका नाम रख लो किचन, और ज़रूरत नहीं है कैपिटल लेटर्स यूज़ करने की। फाइलों के नाम हमेशा स्मॉल लेटर्स में रखें, ठीक है? फाइल ना ही प्रॉपर केस करने की जरूरत है कि पहला कैरेक्टर कैपिटल कर लें, नो। फाइलों के नाम 100% स्मॉल लेटर्स में रखें। अब ये कौन सी होगी? मैंने दो फाइलें इसलिए बताई हैं ताकि आपको दोनों की प्रैक्टिस समझ में आ जाए। अब आकर देखें, यहाँ पर दोनों आ गई हैं, दो इमेजेस आ गए। चलो, एक का नाम क्या है? कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। अब आप देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, F2 की प्रेस की है। F2 की क्या होती है पता है? कंट्रोल C। मुझे इतना लंबा चौड़ा नाम मैंने कहा वहाँ जाके टाइप करूँगा, मैं भी गलती ना कर दूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है ना टाइपिंग करते हुए, इसलिए मैंने कॉपी किया, यहाँ आया और यहाँ आकर इसको कर दिया पेस्ट। ये तो सिर्फ फाइल का नाम आया है, एक्सटेंशन तो नहीं आई ना? लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी? लगानी पड़ेगी। तो क्या लिख दिया मैंने? अब इसको सेव कर लें दोबारा। अब इसको जरा चला कर देखते हैं। अब पूरी होगी ना फाइल हमारी, यानी कि उसमें इमेज भी आ गया। अब इसको चलाओ, आ गया, ये तस्वीर आ गई हमारी, यही लाए हैं ना अभी हम। चलो एक प्रैक्टिस और करें। दूसरी फाइल कौन सी थी? ये, इसको भी कंट्रोल C करो। अब मैं चेंज करने लगा, मैं इधर आया, एक्सटेंशन चेंज करनी पड़ेगी कि नहीं? सेव कर दिया। अब इसको रीलोड करके देखें, चेंज होगी फाइल, जैसे भी इधर पड़ी हुई थी हमारे पास आ गई यहाँ पे। अब जरा और इसके एट्रीब्यूट्स देखते हैं। पता है ना एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स? क्या होते हैं? लिंक नहीं होता है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? शाबाश, गुड। किसी भी टैग की जो ऑप्शंस होती हैं उन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वक्त हम कौन सा टैग पढ़ रहे हैं? IMG का, इमेज का टैग IMG टैग है, इसका नाम है। सो अब हम ये देख रहे हैं कि IMG टैग के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। अभी तक अगर आप देखो तो आपने कौन सा एट्रीब्यूट देखा है? अभी तो एक ही एट्रीब्यूट देखा है ना हमने। देखें उसका कलर भी चेंज हुआ है, यहाँ पे हुआ है। अभी हमने एक ही एट्रीब्यूट देखा है, अब हम बाकी के और एट्रीब्यूट देखने जा रहे हैं इसके। अब एक इसका एट्रीब्यूट है विड्थ। नाम से पता लग रहा है भाई कि इमेज की विड्थ कितनी होगी। मैं कहता हूं 200। इसका क्या मतलब हुआ? पिक्सेल्स। इसको अगर डबल कोट्स में लिख दें तो अच्छी बात है। उसके बाद क्या कहता है? हाइट। विड्थ का मतलब चौड़ाई इमेज की। पहले क्या था? पहले इमेज का जो साइज था वही आ रहा था, जो उसका अपना साइज था वो आ रहा था। अब मैं उसे उसके साइज के साथ अपना साइज बता रहा हूँ, यानी इमेज वही है मगर साइज मैं उसे कह रहा हूँ मेरी मर्जी का हो। अब मैं कह रहा हूँ इसकी हाइट ही है। चेंज हो गया? पता लग गया? अगर नहीं बताऊंगा विड्थ हाइट तो इसका मतलब कौन सा साइज होगा? इसका वो मोबाइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपको कौन सा मोबाइल है, वो कौन सा फॉर्मेट में ला रहा है। लेकिन जब वो फाइल सेव हो जाएगी तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि उसने जेपीजी बनाई के पीएनजी बनाई। ठीक है, अच्छा अब अगला एट्रीब्यूट क्या है जी? ये भी हमें पता लग गया, विड्थ हाइट। अच्छा इसके बाद एक और एट्रीब्यूट है, उसको हम बोलते हैं आल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एसईओ के हवाले से।
ALT स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट, ठीक है, और ALT में हम लिख सकते हैं 120 से लेकर तकरीबन 140 कैरेक्टर्स। इसकी लेंथ कितनी है, ये है क्या बेसिकली, जरा समझ लेते हैं, साथ साथ हम इमेज के एसईओ को भी समझेंगे। हाँ, ALT स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट। वो कहते हैं अगर आपका इमेज शो नहीं होगा तो एरर आ जाएगा ना पेज पर। अब इमेज शो कब नहीं होगा, जब इमेज सही नहीं होगा या जब आपके नेट की स्पीड कम होगी, दो ही बातें हैं ना। तो कहता है जब आपका इमेज शो नहीं होगा तो मैं विजिटर को ये वाला टेक्स्ट दिखाऊंगा जो आपने ALT में लिखा हुआ। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर आकर क्या लिख दिया, लिख दिया मैंने कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। अब क्या होगा जब इमेज शो नहीं होगा, अभी तो इमेज शो हो रहा है, सबको पता है ना इमेज शो हो रहा है, तो चलें ये समझने के लिए कि इमेज शो नहीं हो रहा, थोड़ी सी इसमें कुछ गड़बड़ कर दें। चलो इसको 1 लगा दिया, ठीक है, गड़बड़ हो गई ना, गड़बड़ थी है ना, तो गड़बड़ आप लोग घर में करते हैं, मैंने कहा मैं भी एक दफा करके देख लेता हूँ, ठीक है, होगी गड़बड़, एरर आना चाहिए ना, ये एरर लाने के लिए मैंने लिखा है। अब क्या आया, वो ALT टेक्स्ट नजर आ गया आपको, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये कब नजर आएगा, जब आपका इमेज नजर नहीं आएगा। जब आपका इमेज नजर आएगा तब तो इमेज ही आ रहा होगा, ये तो पीछे होगा उसके, ये नजर नहीं आएगा। अब मैं इसको ठीक करता हूं, ठीक हो गया, देखो यहां पर कहीं नजर नहीं आ रहा, ALT नहीं आ रहा ना, उसके पीछे है, वो तब नजर आएगा जब इमेज नजर नहीं आएगा। अब ये ALT का एक काम है, ALT का एक काम नहीं है, ALT के दो काम। ALT का दूसरा काम क्या है, ALT का दूसरा काम ये है कि क्राउलर को बताएगा कि भाई आपकी वेबसाइट के इस इमेज ने कैसे ऑप्टिमाइज होना है। मैंने एक टर्म इस्तेमाल की, क्राउलर। व्हाट इज क्राउलर, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्राउलर है क्या, किसको मैं क्राउलर बोल रहा हूँ। हम कह रहे हैं ना वेबसाइट को रैंक करवाना है, ऐसे ही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है गूगल आपकी वेबसाइट को रेगुलरली स्कैन करता है, आपकी नहीं सबकी, और जिनकी वेबसाइट अच्छी होती है उन्हें ऊपर दिखा देता है। अच्छी का मतलब उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अच्छी। जैसे मैं को ना एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 2 महीने का कोर्स कर रहे हैं, तो 2 महीने तक क्या होता है, टीचर आपको स्कैन करता रहता है ना, और आफ्टर 2 मंथ्स आप में से कोई स्टूडेंट टॉप कर जाता है, वो पहले नंबर पर आ जाता है, एक दूसरे नंबर पर आ जाता है, तीसरे नंबर पर आ जाता है, इस तरह रैंकिंग हो जाती है उसकी। सेम इसी तरह वेबसाइट की भी रैंकिंग होती है कि भाई गूगल आपकी वेबसाइट को स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद उसकी इंडेक्सिंग करता है, और इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, तरतीब लगा देता है ना भाई कि किसको ऊपर आना चाहिए, किसको नीचे आना चाहिए। सो ये काम करवाने के लिए जो उसके पास एप्लीकेशन यूज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्राउलर्स। यानी ये काम कौन कर रहा है, क्राउलर कर रहा है। क्राउलर आपकी वेबसाइट को देख रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्राउलर को बता रहे हैं, जरा एक चीज ध्यान में रखिएगा, गूगल आपकी वेबसाइट को आपकी वेबसाइट की ब्यूटी की वजह से रैंक नहीं करता। ये नहीं देखता कि बहुत खूबसूरत वेबसाइट बनी हुई है, बहुत अच्छी है, बहुत कलरफुल है, तो ये पहले नंबर पर आ जाएगी। नो, गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक करता है कि वो गूगल के स्टैंडर्ड को कितना पूरा कर रहा है। और गूगल जब वेबसाइट को स्कैन कर रहा है तो वो आपके फ्रंट एंड को नहीं देख रहा। गूगल आपकी वेबसाइट को स्कैन कर रहा है तो एक्चुअली वो क्या देखता है पता है आपको, कंट्रोल यो ये हिस्सा देखता है। कौन सा हिस्सा देखता है, सोर्स देखता है, कोड देखता है। आपकी वेबसाइट के कोड को रीड करके वो आपकी वेबसाइट को स्कैन करता है और इंडेक्स करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने खूबसूरत सा कोई इमेज लगा लिया तो इसका ये मतलब ये है कि वो इमेज खूबसूरती की वजह से पहले पेज पे आएगा। नो, वो किसी और वजह से पहले पेज पर आएगा। और वो वजह कौन सी है कि वो इमेज गूगल के स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रहा है। और वो गूगल के स्टैंडर्ड्स हमने कहाँ पे लिखे हुए हैं, वो इमेज के एट्रीब्यूट्स में सारे। अब इमेज को रैंक करने के स्टैंडर्ड्स क्या हैं? पहला स्टैंडर्ड कि आपकी इमेज का साइज बड़ा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात भाई, अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, लोड होने में टाइम ज़्यादा लगेगा ना। तो जो लोड होने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो विजिटर तो कंफर्टेबल नहीं होगा, वो कहेगा भाई ये क्या खोल दिया मैंने, बंद करता हूँ कुछ और खोल लेता हूँ। सो गूगल कहता है आपके इमेज का साइज छोटा होना चाहिए। नंबर 1 पहला स्टैंडर्ड। दूसरा स्टैंडर्ड क्या है, आपकी फाइल का जो नाम है वो कीवर्ड फ्रेंडली होना चाहिए।
जैसे अभी मैंने नाम रखा कमर्शियल डैश किचन डैश इक्विपमेंट, और फाइल के नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। 2 स्टैंडर्ड हो गए। तीसरा स्टैंडर्ड, आपकी इमेज एट्रीब्यूट, इमेज के एट्रीब्यूट में आर्ट एट्रीब्यूट हो और उसमें आपका कीवर्ड लिखा हो। आपके इमेज एट्रीब्यूट में आर्ट का एट्रीब्यूट हो और उसमें क्या लिखा हो, आपका कीवर्ड लिखा हो। जरा आ जाते हैं उधर वापस। ये हम 2 चीजें इकट्ठी कर रहे हैं। कौन सी पता है? पहली चीज कर रहे हैं इमेज का टैग लगाते हैं कैसे। दूसरा हम देख रहे हैं कि इमेज की एसईओ क्या है। ये हम साथ साथ इमेज की एसईओ करना भी देख रहे हैं। पहला एट्रीब्यूट क्या है जी? एसआरसी। दूसरा एट्रीब्यूट विड्थ हाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है एसईओ के लिए। एसईओ के लिए ये भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, अभी इसकी एग्जांपल भी देता हूं आपको। अगला क्या आ गया? आर्ट। आगे क्या लिख दिया मैंने? कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विजिटर्स हैं वो ये तो नहीं लिखते ना भाई कि अच्छे वाला इमेज दिखाओ। वो क्या लिखते हैं? वो तो सर्विसेज लिखते हैं, वो प्रोडक्ट्स लिखते हैं, वो कीवर्ड्स लिखते हैं। वो तो वो चीज लिखते हैं जो उन्हें खरीदनी है। एक बंदे को लिखना है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट चाहिए तो वो लिखेगा कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। अब ये हमारे कहां पर मिल गया उसको? आर्ट एट्रीब्यूट में मिल गया उसको। अब हमारा इमेज नजर आएगा उसको। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने आर्ट एट्रीब्यूट लिखा ही नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे कैसे पता लगेगा कि ये इमेज कमर्शियल किचन को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसे नहीं पता लगेगा। ऐसे नहीं उसे पता लगेगा तस्वीर के ऊपर कैप्शन लगी हुई है तो उसको पता लग जाएगा। नो, तस्वीर पे कैप्शन लगी है तो बहुत अच्छी बात है, मगर वो क्राउलर को इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है उससे। क्राउलर को कैसे इंफॉर्मेशन मिल रही है? आर्ट के एट्रीब्यूट से। और यहाँ पर गूगल कहता है कि आप यहाँ पर जो मैसेज दे सकते हो वो 120 से 140 कैरेक्टर्स तक दे सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत अहम एट्रीब्यूट है। और अब ये आर्ट एट्रीब्यूट का दूसरा पर्पस हमने देखा। पहला पर्पस क्या था कि विजिटर्स के लिए, कि भाई वेबसाइट नहीं खुलेगी तो मैसेज आ जाएगा। इसका एसईओ से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, और ये आ भी जाएगा तो क्या विजिटर को क्या मिल जाएगा? कुछ मिलेगा इससे? भाई वो तो तस्वीर ही देखना चाह रहा था ना, उसके पीछे का बैक एक्स नजर आएगा, उसको क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। असल में इसका जो मेन पर्पस है वो किसके लिए है? क्राउलर के लिए। अभी आपको मैंने बता दिया ना क्राउलर क्या होता है। क्या होता है? गूगल का एप्लीकेशन है, ठीक है। गूगल का एक अपना एक ऐप होता है जो हम देख नहीं सकते हैं। वो खुद से उसने एक ऑनलाइन ऐप अपना चलाया होता है वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट को स्कैन कर रहा होता है, ठीक है। उस तक हम अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। हमने जो काम करना है ना, हम जो कह रहे हैं ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स अप्लाई करेंगे, तो हमारे इस फैक्टर्स को चेक कौन कर रहा है? क्राउलर, ठीक है। अच्छा, अब विड्थ हाइट का क्या कंसेप्ट है? विड्थ हाइट का ऐसे ही है ना, जैसे मिसाल के तौर पर ये क्लासरूम है। इस क्लासरूम में ना 20 चेयर्स पड़ी हुई हैं। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? 20 स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चेयर्स अंदर नहीं पड़ी हुई, चेयर्स पड़ी हुई हैं बाहर। अब जब स्टूडेंट्स आते हैं, पहले स्टूडेंट्स आ जाते हैं 20, फिर देखते हैं भाई यहाँ पर तो चेयर्स ही नहीं है, फिर क्या करते हैं? चेयर्स लेकर आते हैं। टाइम ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? वेस्ट होगा, एडजस्टमेंट करने में भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक तरीका क्या है कि स्टूडेंट के आने से पहले एक बंदा लड़का यहाँ पर आता है और चेयर्स अरेंज कर देता है पहले, और उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं। फिर अब टाइम ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? स्टूडेंट से आने से पहले ही आ गया था ना, होता है कम लगेगा ना। सेम इसी तरह आपके इमेजेस में क्या होना है? गूगल पे नजर आना है। अब अगर आपके इमेजेस बड़े बड़े साइजेस के होंगे, मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट पे 10 इमेज है, भाई स्क्रीन तो इतनी बड़ी नहीं है ना। अब वो जब 10 इमेज हैं और फुल साइज के यूज़ हो रहे हैं, तो जब वो बड़े बड़े साइजेस के इमेज यूज़ होते हैं तो एक तस्वीर पहले ऊपर नज़र आती है, वो पूरी स्क्रीन पर उसको ले आता है, वो कहता है भाई यही तस्वीर थी बस। उसके बाद जैसे ही वो क्रॉल करके आगे जाता है उसे और तस्वीरें मिलती हैं। फिर वो क्या करता है? फिर वो वापस आता है और पहली तस्वीर को थोड़ा सा रिड्यूस करता है, दिखाने के लिए, कोडिंग में नहीं, दिखाने के लिए, स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट करने के लिए। फिर जब वो तीसरी तस्वीर को पिक करता है, कहता है भाई ये तो और मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए, फिर वो पहली 2 तस्वीरों को छोटा करने बैठ जाता है। अब क्या हो रहा है? उसका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। इसका उसका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, बेसिकली हमारा टाइम लग रहा है, हमारी वेबसाइट को लोड होने में टाइम। लेकिन अगर हम इमेज की साइज पहले से बता दें कि भाई ये 5 इमेज हैं, इसके ये साइज है, अब आसानी हो जाएगी क्रॉलर के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज का लोड टाइम भी बेहतर हो जाएगा हमारा। इसलिए हम विड्थ और हाइट को बताते हैं। और अगर हम विड्थ और हाइट दोनों ना बताना चाहें तो कम से कम हमें एक जरूर बताना चाहिए, गूगल कहता है, ताकि आपका साइज मुझे पता लग जाए कि आपके इमेजेस किस साइज के हैं। ये भी हमारे पास किस चीज़ का फैक्टर है? एसईओ का फैक्टर है। मतलब ये वाला फैक्टर भी हमारे पास एसईओ का फैक्टर है, ठीक है। सो ये एट्रीब्यूट्स हो गए। अब एक और एट्रीब्यूट देखते हैं, टाइटल।
टाइटल क्या चीज़ है जी? देखिएगा मैं वही चीज़ टेक्स्ट वहाँ पे लिखने लगा हूँ। कहाँ पर है जी हमारी फाइल? ये जी सील हुआ है, ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, माउस रखने से टेक्स्ट नजर आ रहा है, माउस इधर उधर करें तो अब तो नहीं आ रहा, माउस इसके ऊपर लेकर आए फिर आ रहा है। ये है टाइटल एट्रीब्यूट। ये क्या करता है कि जैसे ही तस्वीर के ऊपर माउस आएगा तो उस वक्त वहां पर वो आपको कीवर्ड दिखा देगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक और जगह मिलती है हमें कीवर्ड लगाने के लिए, ठीक है। सो एक ही एट्रीब्यूट है। ये हमने इमेज को ऑप्टिमाइज करना भी सीखा और ये हमने इमेज को पूरे एट्रीब्यूट्स भी देख लिए, है ना। काफी सारे एट्रीब्यूट्स से देखे आपने। अच्छा अब जरा अगली ऑप्शन पर चलते हैं। अब अगर मैं इस वेबसाइट को दिखाऊं तो इसका मतलब क्या हुआ, सबको पता लग रहा होगा कि ये कौन सा टैग है। कौन सा टैग है बोले? नहीं, टैग का नाम बोलो ना। IMG। ये कौन सा टैग है? IMG। ये कौन सा टैग है? IMG। इसका सोर्स मैंने यहाँ निकाला हुआ था। कंट्रोल F करें जरा, देखें IMG कहाँ है, देखते जाए जरा। ये मैंने फाइंड की कमांड लगाई है, कंट्रोल F किया, यहाँ आए, कह रहा है 48 दफ़ा यूज हुआ है, ऐसे ही है। फिर करें ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट का बटन बना हुआ है, देखते जाए जरा। आया IMG? यही है ना, देखें ये पूरे का पूरा वही आ गया। ये IMG से शुरू हुआ, ये आगे SRC भी आ गया, ये आगे आर्ट भी आ गया। एक तो आप जब आज प्रैक्टिस करें तो किसी भी वेबसाइट को खोलकर इस तरह क्रॉस चेक भी करें कि उसके IMG के टैग्स कहाँ हैं और उसने कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज किए। अगर फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट ने आर्ट एट्रीब्यूट यूज नहीं किया होगा तो इसका मतलब है कि उसने इमेज SEO नहीं की हुई है, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। अब आगे क्या रह गया? लिंक। जिसे मैंने कहा था हाइपर लिंक। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं एक हाइपर लिंक बनाने जा रहा हूँ, ये मैंने कल किया था ना काम, यहाँ पे कमर्शियल किचन इक्विपमेंट किया था, मैं इसी को हाइपर लिंक करने लगा हूँ, ठीक है। हाइपर लिंक होता है क्या है, कोई हैंड सा बना हुआ आता है, क्लिक करो किसी दूसरी जगह पर चला जाता है, ठीक है। अब अगर मैं इस वेबसाइट में देखूँ तो क्या इसमें कौन से हाइपर लिंक्स हैं जो मुझे फ्रंट पे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ये देखो, हाँ ऊपर से ही देखना शुरू करेंगे हम कि हाइपर लिंक्स कौन से नजर आ रहे हैं। ये भी हाइपर लिंक बना हुआ है, हैंड बना हुआ आ रहा है ना इस पर। ये इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मेन्यूज होते हैं वो भी हाइपर लिंक्स होते हैं, सारे के सारे हाइपर लिंक्स है ना। अच्छा उसके बाद मैंने ऊपर सोशल मीडिया बटन बनाए हुए हैं, ये क्या है? सब के सब हाइपर लिंक्स है ना। ये हाँ ये हाइपर लिंक नहीं है। मैं इसको हाइपर लिंक बनाने जा रहा हूँ, इसको इधर से देख लेते हैं ना, इसको, ठीक। मैं इसको हाइपर लिंक के दो, अभी तक नहीं है ना हाइपर लिंक है, अब कोडिंग में है। अब इसके लिए टैग कौन सा इस्तेमाल होना है? इसके लिए टैग इस्तेमाल होने हैं कौन सा जी? ए स्टैंड्स फॉर एंकर। ए स्टैंड्स फॉर कौन सा टैग है? ये एंकर का टैग है। ये इस तरह हम लिखते हैं, ए स्पेस href इक्वल्स टू, सबको पता लग गया, लिंक होगा या फाइल नेम होगा, है ना। उसके बाद और एट्रीब्यूट्स भी कुछ होंगे इसके, इस तरह लिखेंगे इसको। और उसके बाद लिखेंगे क्लिकेबल टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हम यूज करेंगे क्लिकेबल टेक्स्ट। कोई भी हाइपर लिंक है उसके आगे टेक्स्ट आ रहा था कि नहीं आ रहा था? मतलब जिसके ऊपर आप माउस रख रहे थे वो था क्लिकेबल टेक्स्ट, जिसके ऊपर हम माउस रख रहे थे वो क्या था? क्लिकेबल टेक्स्ट। ये मैंने आपको सब समझाने के लिए नोटपैड में लिखा। आ जाते हैं इसमें वापस। अब हमने क्या कहा कि एंकर लगा रहे हैं, ए स्पेस href इक्वल्स टू, उसी वेबसाइट पे चले जाएं जो भी मैंने खोली हुई है। हाँ तो मैं इधर आता हूँ, ये वाली वेबसाइट, इसकी URL को कॉपी कर लें और लाके यहाँ पेस्ट कर
पेस्ट कर लें एचरेफ। एचरेफ हमने पहले भी डिस्कस किया है एट्रीब्यूट, किसी और टैग में आया था ना ये एचरेफ, पहले भी किस में आया था? टैग का नाम बताएं आप लोग। हाँ गुड, लिंक के टैग में। लिंक का टैग क्यों इस्तेमाल होता है इसके लिए? फेविकॉन के लिए। फीमेल स्टूडेंट जीत गई हैं, उन्होंने दोनों जवाब सही दिए और आपने दोनों ही गलत दिए हैं। जी आ गया। अब मैंने क्या कहा कि भाई मैं एक हाइपरलिंक बना रहा हूं और जब मैं उस पर क्लिक करूं तो मुझे कहां जाना है? इस यूआरएल पे जाना है। ये यूआरएल है ना, ये ऑनलाइन है। हम ऑनलाइन भी बता सकते हैं, हम ऑफलाइन एचटीएमएल फाइल भी। आप अपनी ही किसी दूसरी एचटीएमएल फाइल को प्रैक्टिस करने में घर जाके बताना चाहते होंगे तो आप बता दोगे, ठीक है? बन गया? अच्छा, उसके बाद इसके अंदर और एट्रीब्यूट्स भी हैं। अब मैं कहूँगा एंकर का एट्रीब्यूट कौन सा पढ़ा है हमने? शाबाश बताएं, कौन सा एट्रीब्यूट देखा है हमने एंकर का? एचरेफ। एचरेफ देखा है ना हमने। अब इसका एक और एट्रीब्यूट है, दैट इज, क्या नाम है जिसका? टारगेट। टारगेट का क्या मतलब होता है? टारगेट का मतलब है कि ये जो आपका एट्रीब्यूट खुलना है, जब हम इसे क्लिक करेंगे, आपने देखा ना जब भी आप किसी एंकर पर क्लिक करेंगे तो क्या होता है? या तो उसी पेज पे लिंक खुलता है या नए पेज, दो ही ऑप्शन होते हैं ना, या उसी पेज पे या नए पेज। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब होता है नया पेज। यानी अगर मैं कहता हूं मैं लिंक पे क्लिक करूं तो उस वो पेज वैसे का वैसा रहे और लिंक एक और टैब में खुल जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैंक। अगर मैं चाहता हूं नहीं उसी जगह पे खुल जाए तो पेरेंट अगर आपका रिक्वायरमेंट हो तो आप इसे छोड़ दोगे तो भी पेरेंट ही होगा। यानी अगर मैं टारगेट इस्तेमाल नहीं करता और लिंक पे क्लिक करूंगा तो बिहेवियर क्या होगा उसका? पेरेंट वाला ही होगा, यानी उसी पेज पे खुलेगा। ये चाहूं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है? पेरेंट। और लिखने का क्या तरीका है? अंडरस्कोर पेरेंट, टारगेट के आगे, ठीक है? और इसी तरह अगर आपको न्यू विंडो पे जाना है, अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक हो गया? ये भी हो गया। अब हमने क्या कहा कि भाई एक लिंक खोलो, क्लिक करेंगे तो कहां लेकर जाना? प्रोफेशनल किचन पे लेकर जाना। किस जगह पे लेकर जाना? नई विंडो पे लेकर जाना, यानी कि नए टैब में लेकर जाना। और इसमें भी टाइटल का ऑप्शन है, यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। ये वाला यूज कर लो कॉपी। इतनी देर में तो मैंने वैसे ही लिख लेना था। ये आ भी क्या? खुद ही आ गया? नहीं आया नहीं है, आया नहीं है, वो दूसरे वाला हिस्सा आ रहा है। कमर्शियल, चलिए उसी को ले लेते हैं जो आ रहा है। अब ये क्या लग गया मेरा टाइटल। अब मैं इस टैग को बंद करने लगा हूं, ये क्लोज किया। अब ये क्या है? ये है क्लिकेबल टेक्स्ट। कि नजर तो यही आ रहा था ना वहां पर, तो मैं कह रहा हूं ये मेरा क्लिकेबल टेक्स्ट है और यहां पर आकर मैंने इसको भी क्लोज कर दिया। किसको क्लोज किया? एंकर को। ये लाजमी है क्लोज करना। अच्छा, कुछ टैग्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेयर टैग्स और कुछ होते हैं नॉन पेयर। नॉन पेयर टैग क्या होते हैं? अगर हम क्लोज ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन टैग्स को पेयर बनाना जरूरी हो उन्हें क्लोज करना लाजमी है। मतलब इसकी मिसाल क्या है? हेडिंग वाले जो टैग्स हैं सब पेयर टैग्स हैं। बी का टैग जो है वो भी पेयर टैग है। स्ट्रॉन्ग का टैग जो है वो भी पेयर टैग है। पी का टैग जो है वो भी पेयर टैग है। अभी मैंने हाइपरलिंक पढ़ाया, ये भी पेयर टैग है। आईएमजी पेयर टैग नहीं है। अगर मैं इसको क्लोज ना भी करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है? लेकिन जो पेयर टैग है अगर इसे क्लोज नहीं करोगे तो जितना उसके बाद का सारा कंटेंट उसी टैग में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने बताया ही नहीं कि इसे खत्म कहां पे करना है। वो पूरे पेज पे खत्म कर देगा उसको जाकर। चलो, पता लग गया आपको ये क्या किया हमने? चलिए मैं इसको 2 लाइनों में कर दूं, आप इसे समझ लें पहले। ओहो जी, अब मैंने इसकी लाइनें बढ़ा दी हैं ताकि आप समझ लें। हमने कहां से लिखना शुरू किया? ए से। ए स्पेस href
href में क्या आ गया, URL, अगर कोई और फाइल होती तो फाइल का नाम आ जाता। अच्छा, टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक, और ये टाइटल के साथ डैश लगा हुआ है कोई, नहीं ठीक है, यही आ रहा है, ओके। टाइटल इक्वल्स टू कमर्शियल किचन, और उसके बाद कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, ये क्या है इसका, क्लिकेबल टेक्स्ट, और यहां आकर मैंने इसको कर दिया क्लोज कर दिया। इसको चलाकर देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या, सेव करें। लग गया, लिंक बन गया कि नहीं बना, यही बनाया ना हमने लिंक, देखें कहां गई, न्यू विंडो में, और वही वेबसाइट खोल दी जिसका मैंने URL दिया है। ठीक है, एक एग्जांपल चेंज करें इसकी तरह, यहां पर आए और इस दफा यहां पर आकर मैं कुछ चेंज करने जा रहा हूं। अब आसान हो गया, छोटा कर दिया मैंने, URL है ना ये, तो ये लंबा इसलिए था कि वो URL लंबा था, आपका URL छोटा होगा तो ये भी छोटा ही होगा। हम लोग यहाँ पर इसको रिफ्रेश करें, अब जियो की वेबसाइट खुल गई ना, मतलब URL उसी वेबसाइट को खोलेगा जो हम, हाँ टारगेट अब हमने ये दे दिया ना, तो जो भी हम टारगेट देंगे हमारे टारगेट में वही खुलेगी। करना किसी का करना, ये तो समझने के लिए हम यूँ कर रहे हैं ना, असल में तो हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो सारे लिंक्स हमारे अपने ही होंगे, किसी और का लिंक नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है कि हमारी वेबसाइट पे हमारे फेसबुक पेज का हो, हमारे ट्विटर का हो, हमारे यूट्यूब चैनल का हो, मतलब लिंक्स एनीवेज हमारे ही होंगे हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, सो अब ये क्या हो गया, ये हाइपरलिंक हो गए, ए स्पेस href है ना ये। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा ये जो भी हमने सीख लिया है, जरा इसको इस वेबसाइट पे ढूंढे, मैं क्या इसको इस वेबसाइट पे ढूंढे कि यहाँ पर कहाँ है ये वेबसाइट का कोड है ना, तो मैं कहता हूँ Ctrl+F, ए यूं नहीं करते, यूं कर लेते हैं, ए स्पेस href, पूरे का पूरे ढूंढ लिया मैंने। क्या कहता है कितने लगे हुए हैं, 29, कितने सारे एंकर लगे हुए हैं एक वेबसाइट के अंदर। गूगल हमें रिकमेंड करता है कि 100 हाइपरलिंक्स होने चाहिए, क्योंकि होते हैं इतने, भाई मेन्यू भी तो आपके हाइपरलिंक्स ही होते हैं सारे के सारे। ठीक है, अब आप देखते जाओ जरा, पहला हाइपरलिंक क्या लिखा हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर वाला हाइपरलिंक है, ये नेक्स्ट करते हैं और देखते हैं हाइपरलिंक्स। अब आप देखें ये क्या है, ये पूरी वेबसाइट के हाइपरलिंक्स आ रहे हैं, तो क्या लिखा हुआ है, gallery.html, blog.html। ठीक है, ये किसी और वेबसाइट पर जा रहा है इसलिए इसका URL चेंज हो गया, अदरवाइज जो उस वेबसाइट पर थे उनके URL सिंपल आने लगे हुए थे, लेकिन जो दूसरी वेबसाइट पर हैं उनके URL चेंज हो गए। क्लियर, ये हाइपरलिंक्स भी हमारे हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगली लेक्चर में मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट एडिट करवाऊंगा। हाँ, अब हम इस वेबसाइट को चेंज करेंगे सीधा। अब आप लोग देख रहे थे ना मैं बार बार आपको यहाँ ला रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, जो कोडिंग मैंने आपको सिखाई है यहाँ पर वही कोडिंग हमने देखनी है। अब हमने करना क्या, अगली क्लास में आकर हम वो जो लोगो बना हुआ है ना वो चेंज करेंगे, हम इस वेबसाइट के कंटेंट को चेंज करेंगे सीधा सीधा, ताकि आप लोग इसको चेंज करके अपनी वेबसाइट बनाएं, और जब मैं SEO पढ़ाऊँ तो आप इसके ऊपर उसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा, अब जरा एक चीज़ इमेज की और कर लें जाते हुए, वो क्या है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। सो गूगल जो है लेटेस्ट हमें इसमें जो कहा हुआ है, कहता है अभी मैंने आपसे इमेज फॉर्मेट्स कहे थे, कौन कौन से, PNG, JPG। अब वो गूगल हमें क्या कहता है, गूगल कहता है कि भाई अच्छा जो इमेज फॉर्मेट है ना आज के दौर में, उसने एक नया इमेज फॉर्मेट दिया, ठीक है, कौन सा, गूगल ने हमें एक नया इमेज फॉर्मेट दिया और कहता है कि भाई ये है नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट का क्या मतलब है कि भाई बहुत ही लेटेस्ट है कोई। सो इसको वो बोलता है नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट, किसको बोलता है, वो किसको बोलता है,
ये ना जेपीजी है, ये ना पीएनजी है, ठीक है। ये नया फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट अभी किसी ग्राफिक एप्लीकेशन में भी नहीं नज़र आ रहा मैं। यानी ऐसे नहीं है कि फोटोशॉप में जाएं तो सेव एज करके वेब पी कर लें, ठीक है। इसको हमने बनाना कैसे है, इसका मतलब है, यानी गूगल ये कह रहा है कि मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट यूज़ हो। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि भाई ये जो आपकी तस्वीर है इस पर राइट क्लिक करके देखें ज़रा, सेव इमेज है करके देखो कौन सा फॉर्मेट आ रहा है, जेपीजी। नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट तो नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पर आता हूँ मैं, एक वेबसाइट, नई वेबसाइट ढूंढता हूँ, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज लिख दिया मैंने। इसे खोलें जरा, अब देखते हैं इसका इमेज फॉर्मेट क्या है। लोकेशन कौन सी दिखा रहा है? इस्लामाबाद की। भाई हमारे इलाके की दिखाओ, इस पर क्लिक करेंगे, देखें आप, मैं जो कर रहा हूँ आपको पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। करंट लोकेशन ले रहा हूँ ना उससे। नहीं चल रहा फिलहाल, अदरवाइज यहाँ से इस्लामाबाद की जगह पर लाहौर आ जाएगा। हाँ, सही तरीके से नहीं काम कर रहा। एनीवेज इसे बंद कर दें। ये आ गई वेबसाइट। अब इसके इमेजेस देखते हैं कैसे। वेब भी बना हुआ है ना ये खुद से। अच्छा, अब इसका मतलब हुआ, अब हम ये समझते हैं कि बना कैसे हुआ था, इसको भी समझते हैं। हमने इसको वेब भी बनाया कैसे हुआ। ये तो मैंने आपको कह दिया कि कोई भी ग्राफिक टूल बना नहीं रहा, मतलब कोरेट्रा में डिजाइनिंग का टूल है, फोटोशॉप, कैनवा, कोई भी वेब पेज बनाता, तो ये वेब पेज बनेगा कैसे? इसका बड़ा आसान तरीका ज़रा समझ लीजिएगा, ये हमें ऑनलाइन ही मिल जाएगा। इसको लिखना है आपने ऑनलाइन। अब हमारे पास जो इमेजेस होंगे वो पीएनजी होंगे या जेपीजी होंगे ना, तो पहले मैं लिखता हूँ ऑनलाइन पीएनजी टू वेब पी कन्वर्टर। भाई ये कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं मैंने खोलना, ये ऑनलाइन ही हो जाएगा इमेज। मैं सिर्फ उसको अपना इमेज दूंगा तो उसके फॉर्मेट को पीएनजी से वेब पी में कन्वर्ट करके मुझे दे देगा। उसके बाद मैं उसे अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल कर लूँगा। लिखें, आ गया पीएनजी टू वेब कन्वर्टर। अब मैं जहाँ पर मेरे पास कोई पीएनजी की फाइल पड़ी हुई है मैं उसको चूज करूँगा। जरा देखते हैं, इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं, किसी बड़ी फाइल के साथ लेते हैं ताकि आपको इसका एक्चुअली पर्पस समझ में आए। अगस्त में आ जाते हैं। चलो, अगस्त में बहुत सारे इमेजेस पड़े होंगे इसके पास, और उसके साइजेस भी आपने देखने के कितने आ रहे हैं। ये ले लेते हैं, कितना आ रहा है? 800 किलोबाइट्स। चलो इसको चूज करते हैं, देखते हैं हम ये इसका साइज क्या बनाता है। कह रहा है कि वेब पी करने लगा हूं। ये क्या लिखा है? होना शुरू हो गया। अभी मैंने पीएनजी पिक किया क्योंकि मेरे इमेजेस पीएनजी थे। कह रहा है ये आ रहा है, इस तरह नजर आना शुरू हो गया आपको, यानी दिखने में हमें कोई ऐसे नहीं लगा कि ग्राफिक्स बुरे हो गए, है ना। चलो अब हम तो इसको डाउनलोड करो, फिर इसका साइज देखते हैं। पहले कितना था? 800 किलोबाइट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे इमेजेस जो थे वो 800 किलोबाइट्स के थे। नया साइज देखिए क्या है, क्या साइज है? ऊपर लिखा हुआ है 82.7 किलोबाइट्स, यानी 800 किलोबाइट्स वाली फाइल को पी जैसे ही हमने वेब पी किया तो उसका साइज कितना हो गया? 83 किलोबाइट्स। कितना फर्क पड़ा?
ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया ना साइज़ में। अब फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर इस तरह के कोई 30 इमेजेस हैं और हर इमेज का साइज़ 800 किलोबाइट्स है, और जब वो 800 से 80 किलोबाइट्स पर आएगा तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमने अपनी वेबसाइट की स्पीड को कितना बेहतर कर लिया। सो गूगल हमें ये कहता है कि भाई ये वाला जो इमेज फॉर्मेट है ये स्पेशल फॉर्मेट है जो ब्राउज़र का फॉर्मेट है, यानी इमेजेस को ब्राउज़र में देखना है तो इस फॉर्मेट में ले आओ। इस फॉर्मेट में मैं साइज़ को 800 वाली फाइल को 80 किलोबाइट्स का कर दूंगा। तो अब आप ये परसेंटेज खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कितने परसेंट लेस हो गई। हाँ कितने? नहीं 90% कैसे बेटा? 100% लेस का तो मतलब होगा 400, है ना? 800 किलोबाइट्स, 800 किलोबाइट्स थी। 800 का हाफ कितना होगा? 400। हाँ 4। हाँ अब देखिए हमने इसको इतना ज़्यादा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 50 इमेजेस हैं, 50 इमेजेस अगर हमारे पास हैं 8 के, तो आप उसकी बाइट्स कैलकुलेट करो, और फिर 50 इमेजेस अगर आपके पास 80 के हो तो उसका साइज कैलकुलेट करो। और आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो लोड टाइम पर होती है। जिन लोगों की वेबसाइट जल्दी लोड हो जाती है वो ज़्यादा प्रेफर होती है, जिनकी वेबसाइट स्लो लोड होती है इनकी डिस्प्ले। सो अब ये देखें, इसके लिए मैंने कोई नई चीज़ नहीं किया, कोई एप्लीकेशन भी नहीं किया, ये ऑनलाइन ही हो गया सब कुछ। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो किसी क्लाइंट की वेबसाइट आती है, मेरे पास क्लाइंट की वेबसाइट आती है और उसका जो इमेजेस हैं वो सारे के सारे जेपीजी हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई इसको सबसे पहले तो इमेजेस को सीधा करें। कि आज आपको मैंने सारी इमेज एसक्यू भी साथ बताई है। हाँ तो मैं कहता हूँ कि भाई उसके इमेज को सीधा कर ले। तो अब मैं क्या लिखूँगा? जेपीजी टू क्या लिखूँगा? वेब पी कन्वर्टर। इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है, ये ढूंढे ऑनलाइन टूल आ जाएगा आपके पास। क्या गया जेपीजी टू वेब पी, बस क्या करना है, फाइल चूज करनी है, जेपीजी फाइल होगी। अगर आपके पास जेपीजी इमेजेस हैं तो जेपीजी वाला चूज कर लो, अगर आपके पास पीएनजी इमेजेस है तो पीएनजी वाला चूज कर लो। ठीक है, तो ये तरीका है। अब हम करेंगे क्या फिर फ्यूचर में, जब हम अभी तो पहले प्रैक्टिस आपने पहले पार्ट की करनी है, जैसे मैं जेपीजी और पीएनजी कर रहा था। एंड पर आपने इसको करके फिर आपने आपके पास जितनी भी तस्वीरें पड़ी हो 5, 10, 20 प्रैक्टिस करके देखनी है कि क्या कन्वर्ट होती है और क्या उनके साइजेस रिड्यूस होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, फिर जब मैं वेबसाइट एडिटिंग करूंगा तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि भाई वेबसाइट पे जितने भी इमेजेस पड़े हुए हैं आप सबको क्या कर दो? वेब पी कर दो। ठीक है ना, आप सबको क्या कर दो? वेब पी कर दो।